लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो भाई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर हम चैप्टर का नाम देखें उसके साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि एक्ट 2008, ठीक है। बट पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, देन जाएंगे ना हम एक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द LLP। लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ होगी मैं बोल दूंगी आप लोगों को, आपको पता ही है, ठीक है। भारती के लिए स्पेशल है बेटा, जहाँ लिखना होता है ना वहाँ बोल दिया जाता है, ठीक है। बस समझो अच्छे से, पहले माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करो कि रियलिटी में LLP होती क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात मुझे आंसर दो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी। आंसर दो फटाफट, आना चाहिए मुंह पे। कर चुके हो, बहुत अच्छे से टेस्ट भी दे चुके हो। इनकॉर्पोरेटेड ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सीधा ही लिख लो, पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन जरूरी नहीं होता पार्टनरशिप का, जैसे अगर याद रख रहे हो बहुत अच्छा है, सेक्शन 4 में ही तो थी डेफिनेशन। सेक्शन 4 1932 और यहाँ पे देखो 2013, या एनी प्रीवियस लॉ, इसका कोई प्रीवियस लॉ है ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ही 1932 में आया था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ऐड होती है, बट इसमें ये चीज़ ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंपनी की 5 फीचर्स पढ़ी थी हमने, क्या क्या थी, जल्दी बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, टर्मिनेशन, ठीक है, कुछ यही थी। इसके पास 5 फीचर्स थी भाई, जल्दी बोलो। बिजनेस होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग और एग्रीमेंट, ठीक है, ये थी। अब पता क्या हुआ, 2008 में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे देखो लिमिटेड लायबिलिटी, आप देखते हो भाई लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड तो हमने किया है कंपनी में, बाद में कह रहे पार्टनरशिप भी, अब पार्टनरशिप किया है हमने इसमें। बात समझ में आ रही है, ये क्या कह रहा है कि देखो हमने वर्ड पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है वो वाली पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब यहाँ पर पार्टनरशिप ऐड हुआ तो हमें पता है ये सारी चीज़ें ये कंटेन कर रही है कि नहीं कर रही, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये कहता है जब लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे ही ये वर्ड आएगा ना दिमाग में, हमारे दिमाग में कंपनी घुस जाती है, कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी तो भाई कंपनी की होती है। पार्टनरशिप की किसने कह दिया कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी, पार्टनरशिप की तो अनलिमिटेड होती है ऑलवेज, जितना भी है सारे पार्टनर्स को पे करना होता है, चाहे वो घर से लाएं, चाहे वो अपनी पॉकेट से दें, चाहे किसी से लोन ले, हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो पूरी की पूरी देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कई बारी जब ये चीज़ें इश्यूज अराइज होने लग गए कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेमेंट पड़ी है, लोग किसी को दे नहीं रहे, पार्टनरशिप फर्म के पास राइट नहीं है कि जाके वो केस कर दे उसके ऊपर, तो मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें उसके सामने आई, कोर्ट के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, इन अथॉरिटीज़ के भी, आए दिन वो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। बट यहाँ पर हमें ये लॉस हो रहा था कि हाँ भाई क्या करें, लिमिट अनलिमिटेड है, म्यूचुअल एजेंसी से लोग काम कर रहे, तो क्या भाईचारे में उसमें आ जाता है कि छोड़ यार, कर दिया तो कर दिया, छोड़ कोई बात नहीं, हो गया हो गया। एक कोई बात नहीं वर्ड भी बड़ा अजीब होता है, आपको भी पता है कि कोई नहीं हो गया तो हो गया, छोड़ रहने दे। अब आप जिस दिन CA में फेल हो जाओगे, क्या आप कभी कहोगे कि कोई नहीं हो गया तो हो गया, नहीं कहोगे। तो ये कहता है कि अगर ऐसी ही कोई बात आ जाती है तो वहाँ पर पार्टनरशिप की काफ़ी सारी चीज़ें जो है फेल हो जाती है। फिर कहता है कि ठीक है पार्टनरशिप नहीं बनाते भाई, इसमें तो बहुत लॉस है, कंपनी बना ले भाई। फिर कंपनी पे आ गए, कहते यार कंपनी बनाऊंगा तो बहुत सारी मुझे शेयर लेने पड़ेंगे, रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, कैपिटल लेनी पड़ेगी, जाके कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया तो ये मेरे को जीने नहीं देंगे, और एक बार रजिस्टर करवा लिया तो साल की 4 तो सीधी की सीधी रिटर्न भरो इनकी जाके, हमेशा हमेशा करके वो कहते हैं ना AGM करो,
कभी बोर्ड मीटिंग करो, कभी ये करो, कभी वो करो, फलाना ढिमकाना। कहते ये इतने लो यार, मैंने तो सिर्फ 1 लाख की बनाई है मेरी। अब 1 लाख के चक्कर में वो 1 लाख के ऊपर ही खर्चे करके वो तो क्या कर रहा है, लीगल जो स्टेचुरी प्रोविजन है उनको ही फॉलो करने में लगा दी। वो कहता है भाई ये भी ऑप्शन मेरे लिए तो ठीक नहीं है। भाई इतने रूल रेगुलेशंस, इतनी प्रोसीडिंग्स मैं करूँगा कैसे? मैंने तो इतने बड़े लेवल पे करना ही नहीं है, छोटे लेवल पे करूँगा तो सारा का सारा बर्डन मेरे ऊपर आ रहा है। मैं तो ये भी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिल रहा है कि कोई भी लॉस हुआ मुझे घर से तो कुछ नहीं लाना ना, कम से कम कंपनी में जो पड़ा है वही है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मत बना, ये भी मत बना, हम तुम्हारे लिए कुछ नया इन्वेंट करते हैं। क्या इन्वेंट किया उन्होंने? LLP को इन्वेंट किया। क्या? तुझे कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी, कोई तेरे ऊपर डेली के प्रोविज़न नहीं लगाएगा कि आज मीटिंग कर, आज बोर्ड मीटिंग में जा, आज रेसोल्यूशन फाइल किया है तो उसकी कहते हैं ना कि पहुंचा के आ, उसकी रिपोर्ट देकर आ, या फिर MOA बना, AOA बना, ऐसा लिख वैसा लिख, इतनी रिपोर्ट फाइल कर। कुछ नहीं करना तुझे, कुछ भी नहीं करना, ऐसा कर, LLP बना ले। क्या मिलेगा? सारी फीचर तेरे को पार्टनरशिप की दे देंगे, लेकिन तेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने इसका नाम ही क्या रखा है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो एक टाइप से देखा जाए तो इसकी ज़रूरत कब पड़ी थी? क्योंकि हमें इतने बड़े स्कोप के साथ काम नहीं करना, बट यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ डूब रहा है। तो वो क्या कहते हैं, हमने इसका एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला? LLP को निकाला। कब आया ये दिमाग में? 2008 में। याद रखना, इससे पहले LLP का भी कोई प्रीवियस लॉ नहीं था, ये आई ही बात 2008 में है। जैसे इसकी 1932 में आई थी ना हमारे दिमाग में, क्यों ना हम पार्टनरशिप को अलग बना दे। किससे अलग हुआ था ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो देखो वहाँ पे 1872 के बाद यहाँ इतने सालों बाद दिमाग में आई। सेम ऐसे ही इसके बाद और इसके बाद जो है, यहाँ पे भी तो था ना 1956 था, ठीक है, इन दोनों के बाद आई 2008 में हमारे दिमाग में। क्यों आई? और आए दिन के देखते हुए केसेस की वजह से कि आज ये आ गया, आज वो आ गया, लोग पे करने को तैयार नहीं है। क्योंकि कोई भी पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग का आप ये नेचर ही लगा लो, क्या कोई भी बिना बात की अपनी पॉकेट से पैसे दे के राजी है? तुम्हारा ही लगा लो, तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो, अगर तुम्हें किसी भी दिन यूँ लगता है भी आज तो मैडम ने कुछ भी नहीं करा, आज का दिन तो बिल्कुल ही खाली गया, कितना मन में थोड़ा कई बार गिल्ट फील नहीं होता कि हाँ भी देखना आज का तो दिन सारा ही वेस्ट हो गया, इससे बढ़िया तो आज जाते ही नहीं, घर बैठ के आराम से 5 घंटे पढ़ लेते। अच्छे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसके दिमाग में आता ना कि हाँ आज तो चलो छुट्टी हो बेटे, आज वो 5 घंटे से ही सोएंगे, उनकी नहीं बात कर रही मैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, सीरियसली उनके माइंड में आता है कि जिस दिन वो यहाँ से कुछ सीख के नहीं गया ना घर, उसी दिन उसके माइंड में आएगा यार आज तो बड़ा लॉस हो गया, पूरा ही दिन खराब हो गया। कभी सोचना इस बात को बैठ के, मज़े में मत सोचना कि हाँ सो लेता और ये कर लेता, नहीं कि मैं 5 घंटे काश मैंने पढ़े होते यहाँ आने की बजाय, ठीक है। तो ऐसे ही सेम वो चीज़ें जैसे जैसे दिमाग में आती है ना, क्योंकि आपके घर वाले भी क्या पे करते हैं इस चीज़ के लिए। जब जिस दिन पैसे की वैल्यू समझ में आएगी, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी जो मैं अभी समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि पॉकेट से कुछ जाता है ना, बहुत दुख होता है। आप आ रहे हो सेंटर पे, आपके रास्ते में 100 रुपये गिर गए, कैन यू इमेजिन कि हमें कितना दुख होता है। 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर वो आपकी पॉकेट से गिर गए हैं, कहाँ गिरे, आप फटाफट से तो आके यहाँ देखोगे, भाई कभी यहीं पे तो नहीं गिर गए, देखते हो कि नहीं देखते। आप घर पे पूछते हो मम्मी कभी घर पे तो नहीं गिर गए मेरे, फटाफट फ़ोन करते हो आप, होती है ना ये चीज़। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर ये कहता है भाई अपनी पॉकेट से पैसा निकालना बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बिना बात के, और वो भी क्योंकि जो उसने लगा रखा है वो तो उसने लगा ही दिया, ऊपर से दूसरों से जो ले रखा था डबल और पे करना पड़ा, तो डबल लॉस नहीं हो गया। कैसे? जैसे अब मैंने आज पार्टनरशिप फर्म लगाई, उसमें मैंने सेम 1 लाख रुपए लगाए, सारा सामान खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, 1 लाख का 1 लाख डूब गया। अब क्या होगा? जिससे मैंने सामान ले रखा है वो मेरे से पैसे मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा सामान तो सारा ख़राब हो गया ना। हमने उसको क्या कहा था, भाई थोड़ा प्रॉफिट होने दे, कुछ चल जाने दे, फिर देते हैं। यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको सामने वाले को तो पैसे देने हैं। प्लांट मशीनरी एसेट्स लगाई वो अलग,
वो कोई काम की नहीं। तो एक टाइप से डबल नुकसान उसको हो रहा है किसी चीज़ की वजह से, तो वो कहता है बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमने क्या कहा, तेरे को बिजनेस करना है ना कर, हम ये कंसेप्ट ख़त्म करते हैं, ये भी कंसेप्ट ख़त्म करते हैं, दोनों के एक बीच का रास्ता निकालते हैं। उन्होंने रास्ता क्या निकाला, LLP, ठीक है, जहाँ पर मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मोर आपको ट्रांसपेरेंटमेंट मिलेगी कि हाँ भाई ये चीज़ क्लियर कट दिख रही है, ना तो तुझे कुछ घर से लाना, लेकिन तेरे को एक्ट के अकॉर्डिंग मिल सब कुछ जाएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी मिल गई, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गई, ईजीली तू कैसे ही बिजनेस कर वो मिल गया, कितने ही बंदों को ऐड कर वो मिल गया, कितने ही को हटा वो मिल गया। तो पार्टनरशिप के सारे के सारी फीचर्स हमें मिल गई, लेकिन हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड को हमने हटा दिया। तो यू कैन से दैट कि एक LLP क्या है, एक हाइब्रिड फॉर्म है किसकी, कंपनी की और उसकी। पिक्चर क्रिएट हुई कोई माइंड में कि हाँ भाई मतलब LLP फिर आई क्यों, हमारे माइंड में अगर अब क्वेश्चन आएगा ना कि हाँ LLP क्यों आई, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए, सबसे बड़ा इशू है लिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड इशू आता है कि अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी बना लेते हैं तो हमारे इतने ज़्यादा प्रोविज़न है कि बंदा इतना उसने पैसा नहीं लगाया होता, उससे ज़्यादा उसके वहाँ का खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, मोर टाइम कंज्यूमिंग हो गया, मोर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि अगर ROC के पास टाइम से आपने नहीं भेजा उसी टाइम नोटिस आ जाता है आपके पास, आता है ना, हमने पढ़ा था, नहीं किया ROC तो नोटिस देगी ना भाई, इस साल की AGM का नोटिस क्यों नहीं आया हमारे पास, बताओ क्या हो गया आपके, ठीक है 2 साल वेट करेगी, 2 साल बाद आपकी कंपनी बंद कर देगी उठा के, वो ये भी किया था हमने। तो कहता है कि ये सब छोड़ LLP ले तू, आई बात समझ में। अब कहते हैं कि LLP 2008 जब बना तो इन्होंने वही सेम 2N के अंदर इसकी आपको डेफिनेशन दी है, जैसे वहाँ पर 220 था, इन्होंने ABCD लिया है, वो कोई इशू नहीं होता, वो अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ले लो। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड इसमें कुछ नहीं है, शायद सिर्फ 81 ही टोटल सेक्शन है इसमें। 81 सेक्शन क्या होते हैं सोचो, कंपनी लॉ में कितने हैं 496, यू कैन इमेजिन 5 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बहुत हो जाता है कि हाँ भाई एक तो इतने प्रोविज़न हम फॉलो कर रहे हैं, सोच के देखो ये कितने फॉलो कर रहे हैं, बट जो चीज़ हमें चाहिए है वो हमें मिल रही है, तो हम क्यों ना ग्रैब करें इस चीज़ को। बात समझ में आ रही है कुछ। तो इन्होंने क्या कहा, तू मत कर इनको फॉलो यार बेटा, तू आराम से चिल मार, अपना बिजनेस कर, प्रॉफिट कमा, सब कर, हम तेरे को ये वाला प्रोवाइड कर रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। लिखो अब सबसे पहले तो LLP की डेफिनेशन ही लिख लो। एक बुक मुझे दे दो भाई, आप लोगों को किसी को बुक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बंद कर दो बुक्स अपनी, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ LLP लिखो भाई। बुक में दे रखी है LLP की डेफिनेशन, होनी तो चाहिए भाई। इसका इंट्रोडक्शन ये समझाने की ज़रूरत है कि जैसे अभी मैंने आपको सारी बातें बताई, तो इसने कहा है कि पार्लियामेंट के दिमाग में ये बात कब आई, 9 जनवरी 2007 को। उसने पास कब करवाया, राज्यसभा से और लोकसभा को। ये रटने वाली चीज़ें हैं, तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई क्या है। दूसरा, आप लोगों के ऑप्शनल पेपर नहीं है तो इनको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये याद करने का फ़ायदा होता है जब ऑप्शनल पेपर होते हैं आपके। आपका तो ऑप्शनल है ना, सारा पूरा टोटल ऑप्शनल है। CS का फाउंडेशन पूरा टोटल ऑप्शनल है भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको एफर्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर वालों के लिए ना एक मैंने ऑप्शनल बुक मंगवाई है, एज इट इज़ आपको रीड करनी है वो, अगर कंपनी लॉ पूरा होता ही है। इंटर में 30 मार्क्स का ऑप्शनल है, 70 मार्क्स का, दोनों मिक्स है उसमें। 30 मार्क्स 100 का लॉ का है, जिसमें लॉ, कंपनी लॉ एंड अदर लॉ आता है, ठीक है। चलो आप लोगों का कोई काम नहीं है इसमें, आप चलो सीधा करो। लिखो ये रही, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप, limited liability partnership means a partnership which is formed or registered
या रजिस्टर बोल लो या इनकॉर्पोरेट बोल लो, कुछ भी कर लो आप लोग, अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिख लिया? फिर लिख लो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। याद है कंपनी लॉ में हमने एक बात की थी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है, कहाँ तक है? जनरली सारी कंपनीज पे लगेगी, बट जिसके लिए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बना है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, लाइक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये कुछ की थी बातें। सेम एज इट इज़ ये भी कह रहा है, ये तो बता दो ये एलएलपी पहले लगेगा कहाँ, फिर घुसेंगे अंदर। तो लिखो एप्लीकेबल टू होल इंडिया ठीक है। सेकेंड लाइन में लिखो, पहली बात तो ये पूरे इंडिया में लगता है, दैट मीन्स टू से ये इंडिया का लॉ है। आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाकर कहोगे कि हाँ इंडिया में हमारी ये एलएलपी है, कोई नहीं सुनेगा, बट कंपनी होगी तो सुन लेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनी का इसमें कंसेप्ट है बट इसमें नहीं है। ठीक है, सेकेंड लिखो पॉइंट, दिस एक्ट हैव बीन enacted to make the provision have been enacted 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 to make the provision for the formation and regulation of LLP and the matter connected with it and the matter connected with it। मतलब फिर से पहुंच जाओ कंपनी लॉ में। हमने कंपनी जब एक्ट पढ़ा था 2013, उसमें एक बात की थी, वाई द कंपनी लॉ इज फॉर्म्ड, क्यों बनाया था? टू मैनेज और फॉर्मुलेट द ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। रिमेंबर कि हम कंपनी की सारी चीज़ों को मैनेज करके रख सकें, उसको रेगुलेट करके रख सकें। सेम मोटिव इसका है, क्या है कि सारे प्रोविज़न हमें एलएलपी के, लाइक इसमें सेक्शन है कितने, 81, एक ही जगह मिल जाएंगे हमें। कौन सी चीज़ कहाँ है फटाफट जाके ढूंढ लेंगे हम। दूसरा इसके हैं शेड्यूल 4, क्या शेड्यूल क्या कहता है हम जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक ही क्या है बनाने का, कि जितने भी सारे एलएलपी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सारे एक जगह पे मिल जाएं, कैसे मैनेज करना है, कैसे रेगुलेट करना है, हमें ये पता चल जाए। ठीक है, फिर ये कहता है भाई हमें सेक्शन का तो लॉजिक समझ में आ गया कि ये प्रोविज़न यूँ बनाए हैं, ये शेड्यूल क्यों बनाए इसमें 4, सेक्शन का लॉजिक समझ में आया, सारे प्रोविज़न क्यों बनाए हैं, सारे सेक्शन क्यों बनाए हैं। तो शेड्यूल ऑलवेज फॉलो तो इसी को ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा शेड्यूल के अंदर है क्या, लिखो शेड्यूल, सेक्शन लिख लेना, या फिर इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखना है तो लिख लो बाइफ्रिकेशन ऑफ एलएलपी विद 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल। कैसे बाइफ्रिकेट किया है इसको? विद 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स के साथ। जिसमें आपके 4 शेड्यूल हमें क्या कह रहे हैं, शेड्यूल के नीचे बना लो एक छोटा सा चार्ट। 4 शेड्यूल है ना, तो 4 यहाँ पर लिखो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल को लिखने का तरीका ऑलवेज रोमन में रहता है भैया, याद रखना, कभी भी शेड्यूल को 1 2 3 4 में आप नहीं लिख सकते हो। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। लिखो शेड्यूल 1 में म्यूचुअल राइट एंड म्यूचुअल लायबिलिटीज किसकी? ऑफ पार्टनर की। ऐसे ही लिखो जैसा मैं चार्ट बना रही हूँ, सेम बनाओ। म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी, फुल फॉर्म जरूर लिख सकते हो आप लोग। म्यूचुअल राइट एंड म्यूचुअल लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर and
their duties as per the agreement. Remember, पार्टनरशिप के सारे एलिमेंट इसमें ऐड है. As per the agreement. Done? बात समझ में आई? रिमेंबर, हमने पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट और लायबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. सबके माइंड में वही चीज़ें आएंगी कि हाँ, म्यूचुअल राइट क्या थे भाई, जल्दी बताओ. 3 म्यूचुअल राइट थे. फर्स्ट कि हम पार्टनरशिप फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे ऑलवेज. जनरल ड्यूटी लगा लो और वो लगा लो चाहे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके पास कोई भी काम आया है तो वो आप उसको करोगे. तो मतलब वो वाली जो सारी बातें याद आ रही हैं वो सब कुछ इसी में ही आ गया. चीज़ तो सेम ही होगी. एक और चीज़, वर्ड देखो क्या यूज़ किया है, पार्टनर. तो दैट मीन्स टू से ये लगा सकते हो, पार्टनरशिप का ही हमने एक रिमिक्स फॉर्म बना दिया है. रिमिक्स फॉर्म सारे समझते हो, जैसे आपके सॉन्ग्स बनते हैं ना कि इसका रिमिक्स ये बना दिया जिसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, ऐसा कुछ लगा लो. पार्टनर्स होते हैं बेटा, पार्टनर आप खुद ही लगा लो कि अगर सारे पार्टनर के सेम ही होंगे, पार्टनर लगा लो, पार्टनर सबके पास एक पार्टनर का हो चाहे सबका ही, तो शेड्यूल में तो सबका ही बताएगा. सेकंड में लिखो कन्वर्जन. कन्वर्जन पे ऐसे बनाओ, यहाँ पे कन्वर्जन, यहाँ पे भी कन्वर्जन और यहाँ पे भी कन्वर्जन. कैसे कन्वर्जन? फर्म इनटू एलएलपी. अब ध्यान से सुनो, 2008 में ये कंसेप्ट आ गया, तो जो बाकी जो फर्म ऑलरेडी चल रही थी उनके दिमाग में क्या आया, ओहो हम तो काश 2008 के बाद फर्म बना लेते तो हमें ये मिल जाता. वो कहता है कोई बात नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हमने शेड्यूल 2 में आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल किया है कि अगर आपको आज ये लग रहा है ना कि एलएलपी में फ़ायदे हैं, उठा के अपनी कन्वर्ट कर लो एलएलपी में, हमें क्या दिक्कत है. तो उनको भी ऑप्शन दे दिया इसने. देखो ध्यान से अगर देखा जाए, क्या कह रहा है कि उन लोगों को रिग्रेट ना हो जिन्होंने 2008 से पहले अपनी फर्म बना रखी थी. वो कहते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि आज ये लो आ गया, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ इसकी अच्छी फीचर्स है, इसमें कन्वर्ट कर लो खुद को, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हम आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे कैसे करनी है. ठीक है. सेकंड नंबर पे देखो, ये कहता है प्राइवेट कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी खुली हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, बहुत सारे जितने भी 496 सेक्शन थे कंपनी के सारे फॉलो कर रही है. वो कहते हैं जब हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन पड़ा है तो हम पागल हैं, हम प्राइवेट कंपनी के इतने इतने रूल फॉलो करते फिरे, हमारा इतना टाइम लगाएं. एक स्पेशल सीए बिठा रखा, वो अलग से 25,000 ले लेता है महीने के. तो देखा जाए, सबसे पहले जब हम एक बिज़नेस करते हैं ना, हमारे माइंड में आता है हम कैसे पैसों को बचा लें, क्योंकि मेन तो मोटा प्रॉफिट होता है ना हमारा. तो अब सोच के देखो, प्राइवेट कंपनी जो छोटी छोटी कंपनियां बनाई हुई हैं लोगों ने, क्योंकि फर्म बनाते तो उनको घर से लाना पड़ जाता, हो सकता है लॉस हो जाए, तो उन्होंने वो बना रखी थी, अपनी छोटी छोटी कंपनियां बना रखी थी. तो कंपनियां बना रखी थी, वो कहते हैं भाई हमें तो इसमें फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि हम तो पार्टनरशिप फिलहाल इस प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो सेम काम तो हम एलएलपी बना के भी कर सकते हैं. हम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, आ जाओ फिर इसमें. हमने शेड्यूल 3 के अंदर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है उसका प्रोसीजर दिया है, ये फॉलो कर, सारी ऐश लूट जो हमने एलएलपी को दी है. ठीक है. थर्ड में लिखो, थर्ड में है सिर्फ अनलिस्टेड जो कंपनी है भाई, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी. अब क्वेश्चन माइंड में अराइज हुआ कोई, ये मतलब सिर्फ लिस्टेड को ही क्यों छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर वर्ड लिखते तो पब्लिक कंपनियाँ तो लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी हैं. लिस्टेड का मतलब क्या है, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं हम उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं. जिनके नहीं लिस्टेड होते वो अनलिस्टेड होती है. तो कह रहे कि ऐसी कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके आज तक शेयर रजिस्टर नहीं करवाए हैं, उसको भी तक भी हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि जाओ जाकर एलएलपी में कन्वर्ट करवा लो, और जितनी हमने वहाँ पे आपको प्रिविलेजेस दी हैं, कितनी एग्जम्पशंस दी हैं, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो.
लेकिन एक बार अगर आपके शेयर लिस्ट हो गए देन यू डोंट हैव एनी राइट कि आप उसको कन्वर्ट करवा लो। बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे चले, चलो। अब देखो, ये कंसेप्ट जब आया होगा किसके दिमाग में आया होगा? ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, कोर्ट के, दूसरा आरओसी के, तीसरा लो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ले लो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स होती है जो आपकी एमसीए जिसको आप बोलते हो, वो ले लो। बताओ किसके? एक और है सेबी, सेबी के, सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके। जल्दी से बताओ किसके माइंड में आया आ सकता है ये? अभी तक मैंने आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट की है कि इसको लगा, उसको लगा, ऐसे लगा, वैसे लगा, किस किस को लगा। अब हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की, क्योंकि जिन जिन को लगा होगा, जिसने अथॉरिटी दी होगी, उन्हीं की ही तो मिक्स करी हुई चीज़ को लेके हमने एलएलपी बनाई है ना। सबने अपने आके कहते हैं ना कि दुखड़े रोए कि हाँ पार्टनरशिप वाले हमारे पास ऐसे रो रहे थे कि हाँ इतने सारे पैसे पे करने हैं, घर से देने हैं। कंपनी वाले ऐसे रो रहे थे कि हाँ भाई इतने सेक्शन फॉलो करने हैं, हमारा तो सारा प्रॉफिट इनको ही में ही चला जाता है कि एक सीए को अपॉइंट करने में चला जाता है, हमारी छोटी सी कंपनी है। तो मतलब इस टाइप की जितनी भी दिक्कतें आई होंगी वो इनमें से किस किस के सामने आई होगी? आरओसी, बिल्कुल। एमसीए के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि काम ही कंपनी आ गई वर्ड, क्योंकि एलएलपी भी है तो ये कंपनी का ही पार्ट ना, तो एमसीए भी आएगी आएगी। और इन दोनों को दिमाग में आई, क्या कोर्ट के पास केस गया होगा? नहीं, कोर्ट के पास केस कब जाता है? कंपनी का तुम्हें पता नहीं है, सारा का सारा जाता है आरओसी को। अगर ऐसा कोई काम होता है तो जाता है एनसीएलटी को। रिमेंबर, एक और ऐड कर लो इसमें, एनसीएलटी को हम भूल ही रहे थे, याद आ गई ये भी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है ना, कोर्ट के पास कहाँ जाता है? कोर्ट के पास तो कोई कंपनी में मर गया तो बेशक चला जाएगा, इसने मर्डर कर दिया, वो कोई आरओसी का थोड़ी मैटर है। तो वो चीज़ आ गई। अब क्या हुआ यहाँ पर? आरओसी को लगा, एमसीए को लगा, ठीक है अभी बना लो। बट ये कहती है भाई हम तो इतने बड़े स्केल पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। देखो, क्या आरओसी पार्टनरशिप को मैनेज कर रही है? बट कंपनी को कर रही है, तो एक बड़े स्केल की चीज़ों को कर रही है। तो ये कहती है भाई मैनेज करने का काम मेरे बस का नहीं है कि छोटी छोटी ये पार्टनरशिप्स ये बना लेंगे एलएलपी के थ्रू और मैं इनको मैनेज करती फिरूँ। नहीं, कहते भाई मेरे बस का नहीं है, क्योंकि देखो एमसीए और आरओसी तो है तो एक ही चीज़। एमसीए ने ही तो अपनी पावर डेलीगेट की हुई है ना आरओसी को। आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये नहीं है, इसको अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं ना, ये उन्हीं पे आ भर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ले लेंगे आपको साथ में, थोड़ा 2-4 दिन लगता है थोड़ा स्पीड बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ तो है ही दोनों एक ही। अब ये कहते हैं भाई इतना हमारे बस का नहीं है कि हम सारी चीज़ें मैनेज करें, लेकिन हाँ हम आपको तैयार करके ज़रूर दे देंगे। तो फिर अब लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मुझे दो, लाओ मैं करती हूँ, तुम्हारे बस का नहीं है, लाओ छोड़ो तुम। सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। तो दैट मीन्स टू से इन सब ने मिलके सोचा कि हम एक एलएलपी को बना देते हैं कि जिसमें कुछ एक फीचर पार्टनरशिप की, कुछ एक कंपनी की। फिर गए सेबी के पास, सेबी हाँ भरेगा, बना ले एलएलपी। चलिए तो ना भाई ना, दूरी रखो इन चीज़ों को। दूरी की वजह से इसने अनलिस्टेड का डाल दिया। फिर अगर यहाँ पर सेबी ने हाँ भरी होती तो यहाँ पर सीधा पब्लिक कंपनी टू एलएलपी नहीं आता, अनलिस्टेड कहाँ आता। सेबी ने हमें नहीं भरी, भाई पर ही रखो इन छोटी मोटी चीज़ों को, आप तो बड़ी चीज़ें देखते हैं वो वाली चीज़ है यहाँ पे। सेबी ने साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर रोल रह गया सिर्फ आरओसी, सीजी और एमसीए का, ठीक है। इन्होंने तैयार किया है एलएलपी को सीधा सीधा। लेकिन पेपर में कई बार हमें डायरेक्ट अथॉरिटी याद नहीं आती है, तो इस स्टोरी को याद कर लेना, अपने दिमाग में सोचना किसने बनाई होगी ये स्टोरी, फटाफट याद आएगी दिमाग में। अच्छा सेबी ने तो ही नहीं भरी थी, वो तो गया, उसको छोड़ दो, बाकी को उठा लो, ठीक है। तो रियलिटी में ये चीज़ होती है। और क्या आपको लग रहा है जिस टाइम पे ये बनी होगी तब ये बात नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी भाई, क्योंकि जब भी कोई एक्ट बनता है ना तो उससे रिलेटेड हर एक अथॉरिटी के पास जाता है कि क्या आप बनाना चाह रहे हो, क्या आप एग्री हो इस चीज़ को करने के लिए। अगर वो एग्री होती है देन उसके कंसेप्ट ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो इसके लिए पूरी स्टोरी को कैसे लिखोगे, लिख लो।
लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी अच्छे से 3 ही लाइन दी हुई है, एज इट इज़ लिख लेना भाई। आपकी बुक में सुन लो अच्छे से, एज इट इज़ के लिखने के लिए 2 लाइन जगह छोड़ देना, हम टाइम हमारे पास बहुत कम है आज। क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट मीन्स टू से MCA एंड ROC जो है, दोनों ने मिलके क्या एडमिनिस्ट्रेट किया? LLP 2008 को। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी टू फ्रेम द रूल्स। क्या कहा था CG ने? तुम्हारे बस की नहीं है, कोई बात नहीं, सारे काम मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि पता है ROC को कोई प्रॉफिट जाएगा। अब इंडिया में जो LLPs बनी हैं, आपको पता नहीं जितनी भी इनकम होती है उस पर टैक्स किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का बाद में आता है कंसेप्ट, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया ना, या फिर गवर्नमेंट के पास तो गया ना पैसा। अगर डायरेक्ट वर्ड यूज़ करें तो गवर्नमेंट कर लेते हैं हम। तो गवर्नमेंट कहती है मुझे पता है भाई, मेरे को खूब पैसा मिलने वाला है, लो मुझे दो, क्या रूल बनाने मैं अपने अकॉर्डिंग बना लूँगा। और तुम्हें पता है गवर्नमेंट कभी ऐसा रूल नहीं बनाती जिसमें उसका खुद का लॉस होता हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सारे रूल बनाए। एडमिनिस्ट्रेट किसने किया? ROC ने और MCA ने। और रूल सभी किसने बनाए? CG ने। एज इट इज़ बात आपकी बुक में लिखी हुई है, यूँ की यूँ लिख लेना, आज थोड़ा टाइम कम है अपने पास। फिर ये कहता है कि क्या इसके ऊपर हम पार्टनरशिप का एक्ट भी लगा दें? सोच के देखो, हमने क्या बात की कि पार्टनरशिप के सारे एलिमेंट आपको LLP में मिलेंगे। तो माइंड में क्वेश्चन आया, क्या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविज़न इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वो क्या कहता है, बस ये चीज़ बना रखी है, ये फॉलो करो और आगे चलो, बात ख़त्म। आपको कुछ भी और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप में भी कितने 266 थे ना अपने सेक्शन, इतने ही कुछ थे। तो क्या सारे वो भी फॉलो करोगे, ये भी करोगे? फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो पार्टनरशिप ही ना बना लो कि पार्टनरशिप के भी करने हैं और ये भी करने हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ फिर? वो कहते हैं कि नहीं, उसको छोड़ो, आपको सिर्फ ये 81 सेक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन पे जाना है तो शेड्यूल में चले जाओ, पहले थे आप, अब LLP में आना है। ये बस कंसेप्ट वैसे मोस्ट ऑफ टाइम पे अब नहीं लगता, क्योंकि सोच के देखो, जो कंपनियां 2008 में बनी होंगी, जो पार्टनरशिप 2008 में बनी होंगी, वो अब तक कन्वर्ट हो चुकी हैं, उनको पता चल चुका है, क्योंकि अब क्या 2021 आ चुका है। तो इतने सालों में उनको पता चल चुका है कि LLP में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है। बट लो हमारा 2008 में बन चुका है, तो ये चीज़ें वहाँ पर अभी भी हैं, क्योंकि इतनी पुरानी कोई फर्म है, पब्लिक कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, 2008 से पहले जो रजिस्टर हुई थी, अभी तक भी उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपने LLP में कन्वर्ट करवा सकते हो। बट प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को सोचे तो इसकी कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ऐसी बहुत कम होगी फर्म भी, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो अब तक कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि जिसको फ़ायदा लगा होगा वो कन्वर्ट करवा चुके होंगे। बट एक्ट में लिखा है, सिलेबस में है, हमें करना पड़ेगा। चलो, नीड ऑफ द LLP शायद अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। होमवर्क लिखो, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 नीड्स टू फॉर्म द LLP। आप बुक की हेल्प ले सकते हो, बट पॉइंट वाइज लिखना है। मैं पैराग्राफ में कोई लिख के आया तो मैं कट कर दूंगी उसको पूरा के पूरे को। इसी में से आप हेल्प ज़रूर ले सकते हो। जो मैंने आपको सारी कहानियाँ सुनाई है ना, अपनी लेमैन लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, मैंने तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताई है, बस इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखी हुई है, और कुछ नहीं है। लेमैन लैंग्वेज का मतलब होता है जो हम अपनी घर की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कभी समझो पता नहीं मैडम ने कौन सी लैंग्वेज बोल दी, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में, बस यहाँ पर उनको आपको लो की लैंग्वेज में दिया है। भारतीय आपका भी सिलेबस देखेंगे, क्या है आपके सिलेबस में। थोड़ा सा आज मुझे रिसर्च के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि आज कोई CS का भी स्टूडेंट आने वाला है, वरना मैं थोड़ा 10 मिनट घर से पहले ही लगा के आती, ठीक है। चलो भाई, होमवर्क पता चल गया? डन डना डन डन। आगे देखो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, नो नीड टू एक्सप्लेन, बिल्कुल भी नहीं करने वाली मैं ये। बिजनेस क्या होता है, नहीं पढ़ना। पार्टनर क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं बता रही। एंटिटी क्या होती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रही। फिनेंशियल ईयर क्या होता है, कौन सा होता है फिनेंशियल ईयर, ये बिल्कुल बताने की चीज़ है भाई। फिनेंशियल ईयर कौन सा होता है,
1 अप्रैल से जो, ये तो आप भैया सीए के स्टूडेंट हो, पता होगा, अकाउंट्स में हो भाई, टू 31 मार्च, बट कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये बिल्कुल दो लोग हैं भाई, 2 कंसेप्ट बचे थे वो भी हो गए आपके। एलएलपी का मैंने करवा दिया है। फॉरेन एलएलपी का भी इसने दिया है कि अगर आप चाह रहे हो कि अपनी कोई भी एलएलपी की एस्टेब्लिशमेंट आप बाहर करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो आप, बस एग्रीमेंट होना चाहिए। नहीं बता रही एग्रीमेंट क्या होता है, आगे फिर से आपको पार्टनर्स के मीनिंग बताए हैं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक का आपको कल पढ़ के आना है। सारा कुछ बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ तक में, और जितना नया था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है जतिन, अब आप इसको हटा सकते हो भाई।